25, 26, 27 अक्टूबर को जो राष्ट्रवादियों का महाकुंभ होने वाला है, दी जयपुर डायलॉग्स एनुअल समिट, वो अपनी तरह का अनूठा अनोखा है। इतने सारे राष्ट्रवादी वक्ता, चिंतक, लेखक और इतनी बड़ी राष्ट्रवादी ऑडियंस आपको एक स्थान पर संभवतः कहीं नहीं मिलेगी। इसलिए आप लोगों के लिए बहुत सारे यूनिक अवसर हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं। वो क्या क्या हैं? आप सेशन स्पॉन्सर कर सकते हैं, आप ब्रांड प्रमोशन कर सकते हैं। हमारी बहुत सारी स्टॉल्स भी लगेंगे इस बार, क्योंकि इस बार हमने इसको पूरा एक्सपेंड किया है। इसलिए आप लोग रजिस्ट्रेशन कराएं। तेज़ी से रजिस्ट्रेशन फिलअप हो रहे हैं, तो रजिस्ट्रेशन तुरंत कराएं और हमें हमारी क्राउड फंडिंग एफर्ट के लिए कंट्रीब्यूट भी करें, जो कि आप ऊपर दिख रहे QR के माध्यम से कर सकते हैं। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं अभिषेक तिवारी जी। तो अभिषेक तिवारी जी सच पास चलते हैं। आरंभ करने से पूर्व आपको याद दिला दें, 25, 26, 27 अक्टूबर राष्ट्रवादियों का महाकुंभ, दी जयपुर डायलॉग्स एनुअल समिट 2024, और जिसके लिए अभी भी क्राउड फंडिंग चल रही है। मेरे हिसाब से तो समाप्त हो जानी चाहिए थी, लेकिन अब तो करा दीजिए समाप्त। 85% हो गया है, तो और बढ़ाइए थोड़ा, 100% हो जाए। और साथ में रजिस्ट्रेशन भी अवश्य करवा लें फटाफट। फिर बाद में हमारे ऊपर आप प्रेशर लाएंगे इधर उधर से कि साहब हमको रजिस्ट्रेशन अलग से दीजिए, तब ना हो पाएगा। तो ये बता देता हूँ। तो अभिषेक जी, क्या साहब अभी जो है आप थोड़ा चिराग पासवान की बहुत अधिक प्रशंसा क्यों करते हैं? सबसे पहले आपके दर्शकों को प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम। परसों बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पटना के फुलवारी शरीफ में गौकशी के लिए ले जा रही 100 गायों को रात के तकरीबन 3 बजे छुड़ाया। कहानी सुनिएगा सर, बड़ा इंटरेस्ट है। आप लोग कहते हैं ना, बहुत सारे लोग चिराग पासवान क्या है और मैं क्यों मानता हूं। सर, हम राष्ट्रवादी विमर्श के लोग हैं और हमको भी सुरक्षा की आवश्यकता पड़ती है। अब देखिए, जिस अभिषेक राजा नामक लड़के के नेतृत्व में ये सारी चीजें हुई, वो पटना में, रोहतास में, भोजपुर में, कटिहार में, पूर्णिया में जाना माना बजरंग दल का नाम है। इनफैक्ट चुनाव के समय ज्यादातर बीजेपी नेताओं को ऐसे ही अभिषेक राजा की, इनफैक्ट अभिषेक राजा जैसे नहीं, अभिषेक राजा की आवश्यकता होती है। लेकिन कल शाम को 6 बजे जब दूसरा पक्ष एक्टिव हुआ, जिसमें फुलवारी शरीफ के वामपंथी विधायक भी वामपंथ पार्टी से हैं, अब उसे आप लेफ्ट कहिए, माले कहिए, जो नाम देना है, क्योंकि वामपंथी है तो वामपंथी हम चला लेते हैं। और आरजेडी और मुस्लिम पक्ष हुआ, उसमें से उन्होंने, कई लोगों ने आरोप लगाया कि हमारे साथ मारपीट हुई है, ये हुआ है। पहले 4 घंटे तक पुलिस ने अभिषेक राजा सहित 27 हिंदुओं को अलग अलग था, पहले तो जहां पे वो रखा था वहीं पे वो आश्रम के पास उनको डिटेन किया गया और रात के 10 बजे इनको जेल भेज दिया गया। रात के 10 बजे मुझे फोन आता है सुबह के 3 बजे कि सर ये हो चुका है। तब तक लड़के, एक्चुअली उन्हें पता ही नहीं था कि किस लड़के को किस थाने में भेजा गया है, क्योंकि एक छोटे मोटे थाने में 3 से 4 लोगों के रखने की जगह होती है। और 28 हिंदू अरेस्ट हुए। सुबह 8 बजे मैंने चिराग पासवान जी को, हाँ नहीं, सुबह 10 बजे चिराग पासवान जी को, इसके पहले ये बजरंग दल के लड़के, मैं बता दूं, बीजेपी के सभी नेताओं से मदद मांग चुके थे। सबने बोला मदद करेंगे, मदद करेंगे, भरोसा दिया, काम कुछ नहीं होना। सत्ता में असर सबसे अधिक बिहार में विधायक आरजेडी के बाद बीजेपी के पास, मंत्री है बीजेपी के विभाग से। ऐसा नहीं कि मंत्रियों तक अप्रोच नहीं था, क्योंकि बजरंग दल का बहुत बड़ा चेहरा है। और मैं तो कहता हूं कि यहां तक कि संघ के अंजनी शुक्ला जैसे लोग अभिषेक राजा को पास बिठाते हैं, पास रखते हैं। इतना बड़ा नाम है। उस लड़के को अरेस्ट किया गया और पूरी भाजपा से मदद ना मिली, जदयू से मदद ना मिली। तब मैंने जब 10 बजे चिराग पासवान जी को
मैसेज किया इमरजेंसी लिख करके, सिर्फ एक वर्ड लिखा इमरजेंसी। चूंकि वो गणेश चतुर्थी की आज पूजा है उसमें व्यस्त थे, लेकिन फिर भी विद इन 5 मिनट्स मेरा मैसेज देखते ही उन्होंने कॉल किया। उन्होंने सबसे पहले अपोलॉजी बोला कि 5 मिनट देर से जवाब देने के लिए सॉरी भाई, बताइए क्या इमरजेंसी है। मैंने सारा ये रखा। 10 बजे से लेकर के अभी मैं शो आपके साथ जब कर रहा हूं 3 बज रहे हैं, उनका पीए लगातार डीएसपी पटना एसपी और दानापुर एसएसपी के टच में रहा। चूंकि चालान तब तक कट चुका था तो कोर्ट के अलावे कोई नहीं, तो जो पॉलिटिकल प्रेशर होना चाहिए, जो पॉलिटिकल बैकअप होना चाहिए, वो सब चिराग पासवान दे रहे हैं। चिराग पासवान के कितने विधायक हैं? एक भी विधायक नहीं है। 5 सांसद है, ठीक है, मंत्री है, बिहार के स्टेट का मामला है, लेकिन उनको समझ में आया कि भाई ये जो निर्दोष लड़कों को जिस प्रकार से किया गया, और आपको भी पता है सर, 4 बजे 4 घंटे हाउस अरेस्ट रखने का। हाउस अरेस्ट इस वजह से कहिए क्योंकि एक आश्रम है जहां पे ये सभी लड़के शाम को जो संघ का कार्यक्रम होता है वो करते हैं। तो फुलवारी शरीफ में 4 बजे से 10 बजे तक, शाम के 6 बजे से 10 बजे तक रख रहे हैं। आप एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए तरीके होते हैं ऐसे ही, ताकि तुरंत मदद न मिल पाए। अब रात के 10 बजे लड़के हैं, इनको पता ही नहीं चलता कि भाई पहले अपने लड़कों को खोजे कि कहां-कहां उठा के लेके गए हैं, कैसे हुआ है। इसमें सुबह के 3-4 बज गए, उसके बाद 10 बज गए। जब उन्हें कहीं से मदद ना मिली तब उनको याद आया कि अरे अभिषेक तिवारी भैया भी तो हैं। और तब मेरे पास जब मैसेज आया तो हम लगे हुए हैं, और अभी भी शो खत्म करने के बाद मैं वापस वहीं जाऊंगा। और आज सैटरडे है सर। अब ये जो स्थिति है बीजेपी की, इसका क्या उपाय है? और आप देखिए दूसरी तरफ से वो लेफ्ट का विधायक है और रविदास समाज से आते हैं, वो बिल्कुल नहीं चूके मुसलमानों का साथ देने से, एकदम उनके साथ खड़े रहे। लगातार एसपी पर दबाव बनाया, वहां का चूंकि फुलवारी शरीफ का थाना अध्यक्ष हैं, उन पर दबाव बनाया, सीओ पे दबाव बनाया, सब वो देखिए। पर्सनली यहां तक, जहां तक हमारे पास इंफॉर्मेशन है, अभी 100% है पता नहीं, कि उसमें मीसा भारती भी पर्सनली इन्वॉल्व हो रही है। आपको लड़ाई किससे लड़नी है? और योद्धा तो आपके यही हैं, ग्राउंड वर्कर तो यही हैं, यही लड़के तो आपके लिए काम करते हैं चुनाव के समय। आप कीजिए, आईटी सेल के भरोसे रहिए, आईटी सेल आपको जिताती है, अगर आपको लगता है तो ये ठीक है। लेकिन मैं आज मान गया चिराग पासवान को कि 5 मिनट के अंदर उसने न केवल रिस्पॉन्ड किया बल्कि पर्सनली उस केस को देखा है, उस पे लगातार वो प्रयास कर रहे हैं। दैट इज व्हाई आई सपोर्ट चिराग पासवान। कोई हार्म नहीं है। और ये जी, ये जो आप सुना रहे हैं ना, ये लगभग एक समझ सकते हैं कि पूरे देश में ही अब 2-4 अपवाद छोड़ दें, भले आप समझे, मे बी आप उत्तर प्रदेश छोड़ दें या आप और स्थानों को छोड़ दें, तो ये बीजेपी के जो नॉर्मल मंत्री और अच्छी पोजीशन में जो लोग हैं, उनका ये बिल्कुल सामान्य कार्यकलाप है। उनको कोई मतलब नहीं है कार्यकर्ता से, उनको कोई मतलब नहीं है समर्थक से। समर्थक केवल उनकी दरी उठाने के लिए और उनको वोट देने के लिए है, उसके अतिरिक्त समर्थक की कोई और उपादेयता नहीं है उनके लिए। तभी नहीं तो ऐसा आपने बात देखा नहीं था है ना, सर, लोग पंकज लॉजिक दे रहे चक्रवर्ती। थे। पश्चिम हाँ, बंगाल में पश्चिम बंगाल में जब कार्यकर्ता मारे जा रहे थे, तब ये बीजेपी के आईटी सेल के हैंडल से ये आ रहा था कि भाई तुमने हमको जिताया नहीं तो हम क्या करें। 40% लोगों ने जिन्होंने वोट दिया उनके लिए उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं, तुमने जिताया नहीं हमको, इसीलिए सर ये हाल हुआ इस बार। ये प्रॉब्लम नॉर्दर्न बेल्ट के कुछ हिस्सों में है। आप देखिए, असम में मेरा मित्र है, और त्रिपुरा में पंकज चक्रवर्ती मेरा मित्र है जो काम करता है इसी प्रकार के। त्रिपुरा में बीजेपी सत्ता में है। मजाल है इस वक्त भाजपा के किसी कार्यकर्ता को, और वामपंथ इतने दिनों से रहा है, एक कार्यकर्ता को इस वक्त पूरे त्रिपुरा में कोई बीजेपी के कार्यकर्ता को छू दे, एकदम नहीं हो सकता है। चढ़े हुए हैं। आप देखिए असम में हेमंता जी के राज में चढ़े हुए भाजपा के कार्यकर्ता, और वहां तो ठीक ठाक मेजोरिटी में मुसलमान है, वहां तो ठीक ठाक परिस्थिति में, इनफैक्ट बंगाल से भी ज्यादा उनकी पॉपुलेशन है। तो सर ये नकारापन एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे और अपना इनका व्यक्तिगत नकारापन है। ये वो नकारे लोग हैं जो मोदी जी के भरोसे सत्ता में तो हैं, लेकिन इनके खुद के अंदर का कोई ज़ील नहीं है, इनके अंदर विल पावर नहीं है। ये
बस इस भरोसे में रहते हैं कि ऐसे लड़के चुनाव के समय पैसे फेंकेंगे तो आ जाएंगे और हमारे लिए हम जीत जाएंगे और काम हो जाएगा। लेकिन ये चीज मैंने, अब आप देखिए हरियाणा में किस परिस्थिति में आप गुजर रहे हैं, आप स्वयं उसके लिए उत्तरदायी हैं। अरे मोनू मनेसर, अब तो राजस्थान में भी आपकी सरकार है, हरियाणा में भी, किस वजह से मोनू मनेसर जेल में है? अपराधी है मोनू मनेसर। कहने, मैं रवीश की लाइन को और आरफा खानम शेरवानी के लाइन को तो नहीं पकड़ूंगा ना दवायर को, मैं तो जानता हूं ना कि मोनू मनेसर किस प्रकार का इंसान है। मोनू मनेसर सिर्फ राष्ट्रवादी या देशभक्त है, उसका यही एकमात्र क्राइम है और उसका कोई क्राइम नहीं है। तो ये ठीक है, आपकी कमियां हैं और इसका आप भुगतान करेंगे। तो हरियाणा जैसे हारेंगे तो संभवतः बुद्धि आएगी, जैसे 240 के बाद बहुत सारे लोगों को सेंट्रल लीडरशिप में बुद्धि आई है, 2-4 इलेक्शन के बाद खुद ब खुद स्वतः बुद्धि आ जाती है। अब देखिए हुई है वही जो राम रचि रखा, ये तो है ना। मुझे लगता नहीं, हम देखिए हमारे राजस्थान की सरकार जो है वो भी उसी ढर्रे पे ही जा रही है। हाँ, तो 5 साल बाद तो वैसे भी उनको हारना है। वो तो जिस हिसाब से वो काम कर रहे हैं, वो मान के चल रहे हैं कि हम राजस्थान के ट्रेंड को जानते हैं, तो 5 साल बाद कांग्रेस आनी है तो हम क्या करें? एकदम एक ऐसे जिस राजस्थान में तो अजीब स्थिति पैदा हो गई है। राजस्थान से हमारे जो सामाजिक परिवार के जयपुर डायलॉग्स के व्यूअर हैं, अभिषेक तिवारी शो के व्यूअर हैं, मुझे जब व्हाट्सएप करते हैं तो कहते हैं भैया यहाँ तो सुनवाई ही नहीं हो रही है। अजीब दुविधा है, समझ में नहीं आ रहा है पुलिस कांग्रेसियों का कहाँ के हाथ में है या बीजेपी के हाथ में भी है या नहीं। मैंने बोला भाई पहले थोड़ा फैक्ट चेक करो कि पुलिस वाले स्वयं सीएम महाराज की सुन रहे हैं कि नहीं। बड़े-बड़े अधिकारी, बड़े-बड़े अधिकारी पदाधिकारी सीए आपकी छोड़ो, आपका लाइन हटा देते हैं, आपके मुख्यमंत्री की सुन रहे हैं कि नहीं, वो इंपॉर्टेंट है। गलत बोल रहा हूं सर? नहीं, आप सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हमारे यहाँ तो अभी कल, कल 108 आईएएस अधिकारियों की सूची जारी हुई है। लेकिन बहुत बहुत महत्वपूर्ण अधिकारी जो कांग्रेस सरकार में थे वो यथावत हैं, अभी भी चले आ रहे हैं। फिर वही अब बात है ना, आप क्या फिर कहें? फिर आप रोते क्यों है कि सिस्टम हमारा नहीं है? अरे भैया, और जिन लोगों ने अपना सब कमाया इनकी सहायता करके, वो सब किनारे बैठे। ये बिल्कुल जो है ना, लोग सही कहते हैं कि भैया भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं की सुध तो नहीं लेती अधिकतर। नहीं सर, ये बीमारी पिछले 5 साल से है, ऐसा नहीं है। हम्म। बिहार के अंदर भी ये बीमारी पनपी। देखिए, मुझे लगता था कि सुशील मोदी जी को गाली देकर के मैं ठीक ही कर रहा हूं, लेकिन अब जो बाकी बिहार में बचे हुए इनको देखने के बाद लग रहा है कि नहीं, वो बहुत बढ़िया आदमी था इस मामले में। सुशील मोदी के रहते अगर वो होते तो नहीं अभिषेक राजा को इस प्रकार से पटना में अरेस्ट किया जा सकता था, संभव ही नहीं है। लेकिन अब देखिए, अब तो यही है कि फौज खड़ी हो रही है। पहले तो ये मैं सोच रहा था कि बिहार में कुछ एक आध लीडर पैदा क्यों नहीं, और अब तो लग रहा है कि मुझे नकारों की फौज बन रही है बस। तो आने वाले समय में मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि मैं अपने स्टेट में देखूं, और चूंकि मैं राष्ट्र की बात करता हूं, तो हमने तो देखा कल 4 अकाउंट सस्पेंड हुए। वो तो ठीक है, एंड टाइम पे लग गए हमारे कुछ और लोग, इंपॉर्टेंट लोग, तो तुरंत ये हो गया। वरना कल तो जयपुर डायलॉग्स का भी ट्विटर अकाउंट गया गया था, काम तो बिल्कुल। हो ही गया था। आधे घंटे सस्पेंड रहा है। आधे घंटे सस्पेंड रहा है, सिन्हा जी भी रहे। वो तो ठीक है, हम्म। एंड टाइम पे लग गए कुछ लोग तो काम हो गया। लेकिन ये भी सेंट्रल लीडरशिप की वजह से नहीं हुआ है। ये तो अपना ग्रुप है, अपना कोर ग्रुप है, जो लग जाता है तो काम हो जाता है। तो भैया जब अपना कोर ग्रुप ही काम कर रहा है तो अपना ही कोर ग्रुप, उसमें तो अब मैंने सोच लिया, इसमें तो अब अपने सारे राष्ट्रवादी नेता जो किसी भी पार्टी से हो, कांग्रेस छोड़ के, क्योंकि कांग्रेस में राष्ट्रवाद का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, हिंदुत्ववाद का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, वो अलग ही ढर्रे पे चलते हैं। बाकियों को जो है वो जोड़ना पड़ेगा। वामपंथी और समाजवादी विचारधारा वाले जो तथाकथित है उनको छोड़ के जो एनडीए के पार्टनर है उनको तो सपोर्ट करना पड़ेगा हमको, क्योंकि वो काम आते हैं। अच्छा, उनका एक और है, उनको भी लगता है, देखिए चिराग पासवान क्यों परिश्रम कर रहा है, वो जानता है कि भाई यही मेरा वोट बेस है। मैं बीजेपी की तरह हवा हवाई बातें करूंगा, पता चला नहीं मैं 9 में हूं ना 13 में हूं, तो फायदा क्या है? तो अपना कोर, अपना वोट बेस बचाना है, आगे बढ़ जाए। अब
बजरंग दल की इस प्रकार से खुल के वो मदद करेंगे विधानसभा चुनाव में, ऑब्वियस सी बात है अभिषेक राजा जैसे लोग उनके साथ खड़े हो जाएंगे, फिर आप ढूंढते रहिएगा। वैसे बिहार में चल क्या रहा है, हमारा प्रशांत किशोर वाला फैक्टर क्या है? प्रशांत किशोर ने तो भाजपा, नीतीश और राजद तीनों का टेक्निकली होश उड़ा के रखा है। और मुसलमानों को जिस प्रकार से उसने बोला कि वो 40 विधानसभा सीट में 19% उनका रिप्रेजेंटेशन है, वो 40 टिकट देगा, 40 विधायक खड़े कराएगा वो। एकदम देखिए कुछ है सर, देखिए मुझे टाइट टी शर्ट वाले जो यूएस रिटर्न होते हैं इनसे, इन पे तो मेरा वैसे भी विश्वास नहीं होता, चाहे वो केजरीवाल हो, ये भी तो वहीं से आए हुए हैं। कुछ अजीब सा बैकअप, कुछ अजीब सा कनेक्शन फील होता है सर। मुसलमान किसी को अचानक से समर्थन देने लगे तो मेरे कान खड़े हो जाते हैं। ऐसा क्या चमत्कार हो गया भाई? बहुत सी सारी पार्टियां मुसलमानों के लिए हाथ पांव मार रही है, लेकिन अचानक मुसलमान उसको सपोर्ट तो करने लगता नहीं है। लेकिन जब मेरा सीमांचल में रिसेंटली लास्ट वीक विजिट हो गया सर, तब मैंने देखा कि नहीं, मुसलमान युवक सिर्फ बात नहीं कर रहे, वो प्रशांत किशोर के नाम पे लड़ रहे हैं कि नहीं नहीं हम तो उसी को वोट करेंगे। तो राजद का टेक्निकली हाथ पांव इसलिए फूला हुआ है क्योंकि वो एरिया वो अपने बाप का समझ के चला हुआ था और वो भारी डेंट लगा रहा है। दूसरी तरफ सवर्ण आपको लगता समाज, है कि मुसलमान जो है वो राजद से दूर जा सकता है? जब केजरीवाल के पास एक एसेट, केजरीवाल भी तो था ना, अब केजरीवाल से उस एसेट ने, केजरीवाल के ऊपर से हाथ खींच लिया उस एसेट ने, अब वो पीके की तरफ मुड़ रहा है, बांग्लादेश के करीब भी है, नजदीक भी है। आप डेमोग्राफी देखिए ना सर, आप उस तरह से क्यों सोच रहे हैं? आप डेमोग्राफी देखिए, हमारा बॉर्डर देखिए, हमारा ज्योग्राफी देखिए, हम ज्यादा महत्वपूर्ण पोजीशन पे खड़े हुए हैं। आप वैसे क्यों सोच रहे हैं सर? हमको ऐसे सोचना है कि एक एसेट है जो तैयार करना है, तो केजरीवाल वो अब एसेट नहीं रहा, तो दूसरा एसेट भी तो तैयार हो सकता है। सिर्फ टाइट टी शर्ट वाले कर्नाटका में, कनाडा में, या फिर यूक्रेन में, या फिर भारत में के सदन में ही थोड़े पाए जाते हैं। टाइट टी शर्ट वाले तो बहुत जगह घूम रहे हैं। हालांकि इनका रूट अलग है, लेकिन लक्षण तो वही है और लालसा वही है। तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि इतना पैसा, इतना, क्योंकि भाजपा झूठ, बड़े नेता क्यों झूठ बोलेंगे? भाजपा ने खड़ा नहीं किया, भाजपा की भी टीम नहीं है, आरजेडी वाले खड़ा नहीं करेंगे। और वोट दोनों का काट रही है, क्योंकि अगर आप देखिए कि आरा, बक्सर, डुमरांव, भभुआ साइड जो सवर्ण समाज, जिसको रोहतास का बेल्ट कहते हैं, जो है रोहतास कैमूर वाले बेल्ट में अगर आप देखेंगे तो सवर्ण समाज तो आपको 2024 में ही आपसे छिटक गया था। आईपीएस आनंद मिश्रा भी जनसुराज ज्वाइन कर चुके हैं। तो इधर बीजेपी का भी शाहाबाद क्षेत्र में हाथ पांव फूला हुआ है, और दूसरी तरफ देखे तो सीमांचल में उनके हाथ पांव फूले हैं। इसमें से जो बच के निकल रहे हैं अपने तो एनडीए में, वो सीमांचल में तो ओवैसी बड़ा स्ट्रांग था ना, क्या हुआ उसका? वो तो है, अभी भी है। ओवैसी के समर्थक पहले से ही झल्लाए पड़े हैं कि भाई हमारा 5 विधायक था, राजद ने तोड़ लिया, हम तो इस बार फिर जीतेंगे, इस बार हम राजद वालों को सिखा देंगे। तो मुझे कहीं ऐसा लग रहा है, कहीं देखिए प्रशांत किशोर जिस फॉर्मूले को देख रहा है, वो देख रहा है सवर्ण समाज का काट लेंगे, थोड़ा बहुत ओबीसी तो हम काट ही लेंगे, दलितों में हम ठीक ठाक पैठ बना रहे हैं, तो हम 30% वोट शेयर पे टारगेट कर रहे हैं। अगर 2025 भी आए तो हमारा 25-30 सीट कहीं नहीं जा रहा, हम बनेंगे किंग मेकर भैया। फिर हमको 28 सीट पहला वाला केजरीवाल वाला याद आ गया, दिल्ली का, जो फर्स्ट टाइम लेके आया था। तो अब दिक्कत यह है कि सारे मीडिया वाले तो ये प्रश्न पूछेंगे नहीं कि और पूछेंगे तो आंसर आएगा कि हम किसी के साथ अलायंस नहीं करेंगे, रटा रटाया, जैसे अरविंद केजरीवाल भी कहता था, नहीं जी हम तो किसी के साथ अलायंस नहीं करेंगे, हमारी तो विचार ही नहीं, कांग्रेस वाले तो चोर है जी। पहली बार जैसे सरकार के पास पहुंचा केजरीवाल ने, सबसे पहला अलायंस किससे किया? कांग्रेस के साथ किया। हमको यहां डर लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि राजद 65-70 पे या इंडी अलायंस 70-80 पे रुक जाए और ये पहुंच जाए 30 के आसपास, 30-31 के आसपास, तो एक वो समीकरण भी बन जाएगा, फिर ये रह जाएगा। लेकिन नीतीश कुमार, बीजेपी, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा का एनडीए फिर भी बिहार में गिरते पड़ते भी स्ट्रेंथ के हिसाब से देखें तो अधिक बनता है, जो कि इनको सत्ता तक लेके जा सकता है।
बिहार में टेक्निकली देखे तो बिहार में तो खैर, और जेडीयू ने तो अपना कुनबा बढ़ाना शुरू भी कर दिया है। बीजेपी को छोड़ करके सारी पार्टियां सक्रिय हैं, क्योंकि अगले साल चुनाव लड़ना है इनको। सिर्फ बीजेपी का ही पता नहीं, अध्यक्ष महोदय का पता नहीं, यहाँ वहां करते रहते, घूमते रहते हैं, कुछ काम कौन वाम है हो नहीं अध्यक्ष रहा। महोदय साहब? हमें तो पता भी नहीं कौन है आजकल अध्यक्ष महोदय। हाँ, वो जायसवाल कम्युनिटी से आए हुए हैं, एक जायसवाल साहब है। तो इंपॉर्टेंट वो नहीं है, ग्राउंड पर कनेक्शन बिल्ड जायसवाल होते हैं। आपके यहाँ ओबीसी है? हाँ, कुछ ओबीसी में भी आते हैं, कुछ जनरल में भी आते हैं, वो देखना पड़ेगा उनका, वो किस श्रेणी में आते हैं। अब बीजेपी का ये है कि कार्यकर्ताओं की मीटिंग नहीं हो रही है, कार्यकर्ता एकदम उदासीन है बिहार में। वो और देखिए तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव निकल पड़े हैं यात्रा को लेकर के, नीतीश कुमार से मिले थे। नीतीश कुमार से मिलते ही एकदम पूरा बिहार में होने लगा, भाई नीतीश जी फिर से पलटी मार रहे हैं। नीतीश जी ने बता दिया, अरे नहीं यार, हम पलटी नहीं मार रहे हैं। वो बात ये थी कि ट्रांसफर पोस्टिंग में एक साथ 2-3 निशाने साधने थे, तो तेजस्वी भी साध गया, राजनीति सीख रहा है। ये सारी चीजें बिहार में हो रही है, बीजेपी बस साइलेंट मोड में है। वो उसके पास जादू की छड़ी है ना, मोदी जी आएंगे रैली करेंगे, योगी जी आएंगे रैली करेंगे, हम चुनाव जीत जाएंगे। हमारे पास तो दो मैजिशियन है, मैजिक मोमेंट है हमारे पास। बाकी नेता को काम करना पड़ता है धरातल पे। बीजेपी के कार्यकर्ता तो अब अलग मोड में जी रहे हैं। अच्छा। वैसे उत्तर प्रदेश में भी आपको हम ये बता सकते हैं कि योगी जी वाला मामला अलग है। हाँ, आप देख ही रहे हैं कि वो तो डेली सिक्सर मार रहे हैं, लेकिन जो बाकी मंत्री हैं उनका हाल देख लीजिए आप। अब क्या है ना संजय सर, की कम से कम यूपी के पास एक फैक्टर तो है कि चलो योगी के नाम पे वोट पड़ना है। यहां तो कोई नाम ही नहीं है जिसके नाम पर वोट पड़ना है। असम के पास फैक्टर तो है कि चलो हेमंत बिश्व शर्मा है। मानिए आप देखिए किस प्रकार से छत्तीसगढ़ में बेचैनी पड़ी हुई है माओसिस्ट के बीच में। अर्बन नक्सल गैंग पूरा परेशान है विष्णुदेव साय से। पूरा कन्वर्जन माफिया एकदम ठप पड़ा हुआ है, अनबर नक्सल ठप पड़ा है, कुछ काम नहीं हो पा रहा है। वो कह रहा है कि साफ कर देंगे एकदम। तो परेशानी है। कम से कम वहां मोहन यादव बुलडोजर वहां भी नहीं रुक रहा। यहां कुछ नहीं है सर। और बीजेपी इस वक्त वैसे भी स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स को कह रही है, भैया आप काम करो फाड़ू, आपको हम बैकअप दे रहे हैं और हम से जो है अच्छा लड़का बनेंगे, गुड बॉय बनेंगे, आप बनो बैड बॉय। तो वो अच्छा, लोग ये वो गुड बैड कॉप, एस की तरह काम कर रहे हैं। गुड कॉप बैड कॉप। ओके। नहीं, वो बैड एस की तरह काम कर रहे हैं। आई एम योर डैड। क्या रे, तूने हिंदुओं पे पत्थर फेंका, कानून गया तेल लेने, आज देख मोहन यादव का जलवा। इसकी बिल्डिंग के साथ इसके कार पे भी बुलडोजर चढ़ा दो। पूरा आप देखिए उस वक्त जब मोहन यादव जी ने बुलडोजर चलाया था, किस प्रकार से इस्लामिस्ट हो रहे थे। कोई फर्क पड़ा उस आदमी पे? कोई फर्क नहीं पड़ा। 5,000 से अधिक मजारों को बुलडोज कर दिया है वहां पे उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर ने। रंगबाजी जिसको कहते हैं, हाँ ऐसे ही चलेगा, हम गिरा देंगे, रंगबाजी है। और रंगबाजों के तो गुरु हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनसे तो कोई बदमाशी कर नहीं सकता। वो तो अखिलेश यादव को बोल बैठे कि बुलडोजर चलाने के लिए दिल में और दिमाग दोनों होना चाहिए, हम तो यूं ही चलेगा। कोर्ट अलग, कोर्ट चलता रहेगा, बुलडोजर चलता रहेगा। कोर्ट थोड़ी ना बुलडोजर में पेट्रोल डलवा रहा है, डीजल डलवा रहा है। वो तो ऐसे ही काम हो रहा है। आप देखिए हेमंत बिश्व शर्मा अभी रिसेंटली फिर असम में बोले कि नहीं नहीं सब खत्म कर देंगे, पूरा आप डेमोग्राफी बदल देंगे। ये 28 लोग कौन है जी, नाम पता करो। अरे इनको तो डिटेंशन सेंटर में भेजो, इसका तो कोई नाम नहीं, ये सब बांग्लादेशी, इसको डिटेंशन सेंटर में भेजो। सबको भेज दिया, सब सामने रो रहे। आप कुछ कर पाए? तो देखिए सत्ता ऐसे ही चलती है सर, रसूख से। डर के सत्ता नहीं चलती। अरे ये बुरा मान जाएगा, वो बुरा मान जाएगा। तो वो चल रहा है कि चलो स्टेट में हम दिखाएंगे हम अपनी पावर, बाकी ये नॉर्मल ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन जो हमारे पास भी इधर मीटिंग से सूत्र मिले कि भैया मोदी जी भी शीतकालीन सत्र से बोल रहे हैं, हम भी बैड एस काम करेंगे, एकदम वापस होंगे 3.0, एकदम हमारा भी गर्दा होगा, हम सब देख लेंगे। और देखते हैं विंटर शीत सत्र तक ये क्या चमत्कार दिखाते हैं।
शीतकालीन सत्र तक? इसके लिए तो बहुत सारे लोग प्रतीक्षारत हैं। हाँ, देखिए अब आप काम तो वही होना है। काम तो वही होना है सर। इनपुट तो आ रहा है कि जेपीसी पे भी ये लोग बोल रहे थे कि भैया सारा फिलअप विलअप करके भेजो, जो अमेंडमेंट को लेकर के उस पे काम चल रहा है। मेरे भी जो सोर्सेस हैं, एनडीए के सोर्सेस क्लोज, उसने कहा कि भाई किसी के माई के लाल में हिम्मत नहीं है कि अमेंडमेंट रुकेगा, आप टेंशन मत लो, अमेंडमेंट तो होके रहेगा। तो एक बड़ा काम हो जाएगा उस पर, फिर दूसरे काम पे लगेंगे, तो एक बैडनेस तो जुड़ ही जाएगा कि हाँ वैसे चलो। अगर अमेंडमेंट कर देंगे ना तो उससे जो है वो पिच बदल जाएगी। मेरा जो विश्लेषण है वो ये है कि अमेंडमेंट करने के बाद में इनके बहुत सारे लोगों में बहुत सारी आग लगेगी और ये फिर कुछ न कुछ रिएक्शन देंगे। देखिए, ट्रिपल तलाक वाले में इन्होंने रिएक्शन इसलिए नहीं दिया कि कोई इनके हित जो थे वो सीधे सीधे नहीं हिट हो रहे थे। यहाँ पर तो जो इनके ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो मेंबर्स हैं, सीधे सीधे उनकी अरबों की जमीनें हैं वक्फ की, जिनके ऊपर वो कब्जा करके बैठे हुए हैं। वो जाएंगी तो फिर वो जो है कुछ ना कुछ तो कार्रवाई करेंगे ना। उनको यदि अपने समाज में, आप जानते हैं बने कैसा रहना है। समाज है वो, अपने समाज में अपनी प्रतिष्ठा बचाए रखनी है, दंगा तो करवाना जरूरी हो जाएगा ना। अब जो वो कराएं, जैसा कराएं, लेकिन जहां तक ये है मेरे पास इंफॉर्मेशन की जेपीसी में सुधार की सारी चीजें दे दी गई हैं और मुहर लगना बाकी है, और लग भी जाना है क्योंकि एनडीए ही मेजोरिटी में है, कोई दिक्कत नहीं है। एक और राज्यसभा के मेंबर है, नाम नहीं लूंगा, मेरी बात हुई है, भी एनडीए से हैं, और 2 ही लोग तो हैं तो लोग पहचान जाएंगे, लेकिन वो एनडीए से हैं तो और इजीली आप लोग पहचान जाएंगे। उन्होंने कहा कि कोई एकदम नहीं, मोदी जी के साथ है और मोदी जी की वो काम हो जाना है जेपीसी में, कोई दिक्कत नहीं है। बोले डिफेंड कैसे कर लेंगे? बोले फतुहा वाला मैटर आ गया ना सामने बिहार में भी, डिफेंड कर लेंगे तो चुनाव में चर्चा हो जाएगा यहाँ पे कि भाई आपकी जमीनें हड़प रहे थे, मजा आ जाएगा। तो सबको नो, राजनीति करनी है, सबको अपना इंटरेस्ट है, सबको अपना मजा लेना है, हमें देखिए उसी कितने मजे के मैटर बीच आ में गए अपना हित आप। देखिए। देखिए, फतवा वाला मैटर आ गया सही समय पर। सही समय पर। अभी जो जेपीसी के सामने जो प्रेजेंटेशंस हुए हैं, कल एएसआई का हुआ है, उसने कहा था ये 200 हमारे प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, इसको वक्फ ने अपना डिक्लेयर कर लिया। उनके तो मजे आ गए। 1995 वाले जो नया एक्ट आया उसमें, और 2013 में जो अमेंडमेंट हुआ उसके बाद। तमिलनाडु अच्छा, वाला भी रखा गया है, हाँ, वो तमिलनाडु पूरा का वाला तो पूरा ही है गांव वो। ही। हाँ, वो पूरा गांव यही जैसे फतवा में हुआ उसी तरह का वो है किस्सा। अच्छा, और रेलवे ने और दिल्ली का जो लैंड ऑफिस है उसने उसने भी प्रेजेंटेशन करके दोनों ने कहा कि साहब 200 लैंड हमारी, उनके ऊपर जो है ये क्लेम डाले पड़े हुए हैं। का तो ये कहना है कि जब से यहाँ इस्लामिक शासन आया था तो जो इस्लामिक शासन के जो जो जमीनें उसके पास थी वो सब हमारी है, क्योंकि वक्फ तो अल्लाह के नाम पे होता है। एक बार जो वक्फ कर दिया गया वो वक्फ से हटाया नहीं जा सकता, और हमने जो कह दिया वो फाइनल है। तब तो फिर अकबर के हिसाब से निकल के चलेंगे तो पूरा बिहार यूपी निकल जाएगा, अरे कुछ वो तो बचेगा है ही। ही। हमास क्या कहता है, ये वक्फ का पूरा जो कानून है, वो जो हमास का जो चार्टर है वो ये कहता है कि साहब कि ये पूरी लैंड वक्फ है। इजराइल कौन होता है इसके ऊपर, क्यों वक्फ है? क्योंकि एक वक्त इस पे इस्लाम का राज्य था, इस्लाम का शासन था। जहाँ भी इस्लाम का शासन एक बार हो जाता है वो दारुल खलीफा हो जाती है, और दारुल खिलाफा हो जाती है, और दारुल खिलाफा जो है उस पर मुसलमान का ही हक हो सकता है। इसलिए ये पूरा बर्रे सगीर, ये पूरा हिंदुस्तान, ये मुसलमानों का वक्फ है। तो एक प्रकार से तो समुद्रगुप्त इस्तिंजा। का भी पूरा ठीक है। तो सर उस हिसाब से तो समुद्रगुप्त का उससे लंबा चौड़ा था सर, वो सब ले लें सर, पाकिस्तान बांग्लादेश सब वापस ले लें हम। समुद्रगुप्त वाला आपकी किताब में ऐसा नहीं लिखा हुआ है, लिख उनकी देंगे नया किताब में किताब, लिखा हुआ है। जयपुर डायलॉग्स एक संजय दीक्षित सर से लिखवा देंगे, एक पब्लिकेशन में डलवा देते हैं। ये कोई लॉजिक हुआ? एक पब्लिश करा देंगे किताब, किताब की दिक्कत है ना, किताब लिख देंगे। तकरीरों की दिक्कत है, तकरीर करने वाले हमारे पास हैं।
ये बदमाशी का इलाज बहुत बढ़िया हो रहा है। जेपीसी में जो हमारे पास इनपुट्स हैं वो ठीक हो रहा है और ये होगा, ये हो के रहेगा। अब ये देख लीजिए कि सरकार कितनी तैयार है। दिक्कत मोदी सरकार की ये नहीं है कि वो लेके आएगी अमेंडमेंट, वो सब कुछ हो जाएगा। उसके बाद जो होगा उसके लिए सरकार कितनी तैयार रहेगी, हमारा फोकस इस पे होना चाहिए। लेके तो आप सीएए भी आ गए थे, तैयार नहीं थे ना, कि आपको एक्सपेक्ट नहीं था। तो उसी हिसाब से सरकार कितनी तैयार है। आपसे छोटा सा ये बजरंग पूनिया वाला और विनेश फोगाट तो संभल नहीं रहा। आप हरियाणा सोचिए। हाँ, देखो बजरंग पूनिया को कांग्रेस ने एक दिन में ठिकाने लगा दिया। एक दिन में। आप 2 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं। इनको आइडिया ही नहीं है कैसे करना है। अब आप सोचिए कि हरियाणा में जब हुड्डा सरकार थी, ये किसान आंदोलन कर रहे हैं ना, इनसे सिर्फ एक क्वेश्चन पूछवाएं अपने इन्फ्लुएंसर से। जब कांग्रेस सरकार थी तो कितनी फसलों पे इनको एमएसपी मिलता था? 5 या 6? उंगली पे गिन लीजिए। आज 25 फसलों पे एमएसपी है। तो तुम्हारा आंदोलन किसको लेकर के है? तुम क्या चाहते हो, पुराने 6 फसलों पे ही सिर्फ एमएसपी दिया जाए, या 25 फसल वाला देने वाला अपराधी हो गया? कोई पूछ ही नहीं रहा है, कोई कुछ बोलने ही वाला नहीं है। सिर्फ 2 ही चीज, रटी रटाई चीजें। आज मोदी जी ने यहां फीता काटा, माननीय मोदी जी ने, अमित शाह जी का ये दौरा रहा। इनका रटा रटाया काम है, जैसे कि बस ये अब एक आदमी भर के, या अमित शाह, मोदी जी, नड्डा जी, इन्हीं के कार्यक्रमों का इंफॉर्मेशन देने के लिए ये टीम है। बाकी जो कांग्रेस आरोप लगाएगी उसका सफाई। जैसे मोदी जी और संघ में सब कुछ ठीक नहीं है, भागवत जी का बयान मोदी जी पर डायरेक्ट है। अब संघ का वहां आप पे मानते प्रवेश हैं हो सर? गया। नहीं, मैं नहीं मानता। कल वाला बयान क्या मानते हैं? कल वाला बयान, जैसे ही संघ का आधिकारिक बयान आ जाएगा, वो बोलेंगे मोदी जी के संदर्भ में ये बयान नहीं है, इसको उस वो प्रकार से बोलेंगे, नहीं लेकिन देखा। आपका है, किसी को अपने भगवान होने का दावा नहीं करना चाहिए। देखिए, भगवान जनता बनाती मैं है, मैं मैं पब्लिक व्यक्ति को प्लेटफॉर्म पे अहंकार नहीं करना चाहिए। हैं? अहंकार से विनाश होता है। ये क्या है? सर देखिए, मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पर ये क्यों बात कहूं कि आपस का विवाद क्या है, इसको सुलझा लेना चाहिए, क्योंकि इंटरेस्ट इसी में है। आज मैंने मैं सवेरे इस पर एक छोटा सा प्रोग्राम किया था, उसमें मैंने एक गाना गाया। सुना आपने? सुना दीजिए सर, सुनाइए सर। मैं सुन नहीं पाया, मैं तो बताया ना, मैं दिन भर अभिषेक राजा के चक्कर में बाहर हूं। मैं भागा भागा ये शो करने के लिए आया हूँ। अच्छा। तुम्ही से मोहब्बत, तुम्ही से लड़ाई, अरे मार डाला, दुहाई दुहाई। ऐसा है सर कि मैं गाना तो नहीं गाऊंगा, पीछे गिटार पड़ा हुआ है, मैं गा सकता था लेकिन नहीं गाऊंगा। मैं एक ही बात कहूंगा कि 2015 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी पहला, अगर आप फेज आप भी गा देखेंगे। दीजिए ना, 100 बार जन्म लेंगे, 100 बार फना होंगे। नहीं नहीं, हम नहीं गाएंगे। हम ये बताएंगे कि मोहन भागवत जी का एक बयान आया था बिहार चुनाव, क्योंकि मैं दूध का जला आदमी जो है छाछ फूक फूक के पीता है, इसलिए मैं समझता हूँ इसकी ग्रेविटी क्या है। तो इस पर ना मैंने जानबूझ के बहुत अलग ढंग से बात की। देखिए सर, पहला फेज निकल चुका था, बीजेपी एनडीए क्रूजिंग कर रही थी, एकदम विक्ट्री की तरफ जा रही थी, लगा कि अब जीत जाएगी। अचानक आरक्षण पे समीक्षा का बयान आता है और लालू प्रसाद यादव लपक लेता है, बोला अरे ये मोदी आरक्षण ही खत्म कर देगा। अगले 4 चरण में बीजेपी साहब पूरी एनडीए 70 सीट पे सिमट गई। भाई साहब एक बात लेसन, बताऊं आपको, वैसे आप लोग जब उसका विश्लेषण करते हैं, आप ये भूल जाते हैं कि पहले 2 चरण जिसके बाद ये बयान आया है, पहले 2 चरण में सबसे खराब परफॉर्मेंस थी बीजेपी की। खासतौर से समस्तीपुर क्षेत्र वाला जो पूरा था, उसमें तो बिल्कुल सफा चक था। एक समस्तीपुर की 10 सीटों में से 1 सीट नहीं जीती। सर देखिए क्या है, विश्लेषण ऐसे नहीं करना चाहिए। अच्छा, विश्लेषण का एक विश्लेषण मूल ये है कि पहले कंक्लूजन निकाल लेना चाहिए, उसके हिसाब से विश्लेषण करना चाहिए। नहीं नहीं, जिन एरिया में पिछली बार जो चुनाव हुआ था 2015 वाला मैं बोलता हूं, वो बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड था क्या, ये इंपॉर्टेंट है। मैं मानता कि अगर बयान के बाद बयान से पहले मुजफ्फरपुर बीजेपी हारी रहती,
मुजफ्फरपुर दरभंगा आप हरा के बता देते हैं। इंपॉर्टेंट ये है सर कि साहेब आवश्यकता क्या है बीच चुनाव में ऐसी बात करने की? बंद कमरे में आपको मुझे डांटना रहेगा तो आप मुझे कितनी बार फोन पे बताते हैं कि अभिषेक आज ये गलती हुई वो गलती हुई। क्यों? जो चीजें आप ठीक है, आप गार्जियन हैं जो है, तो आप सर मुझे बंद कमरे में डांटेंगे ना, पब्लिकली बोलेंगे तो जयराम रमेश ही मजा लेगा ना। मैं इस्लामिस्टों से एक ही चीज सीखा हूं, हिंदुओं के साथ अगर मेरा हिंदू मित्र गलती भी करता है तो मैं आंख बंद कर लेता हूं, हाँ हो गई, भटका हुआ है। और जहां पर इस्लामिस्ट गलती करते हैं उसको जोर शोर से उठाता हूं। ये वामपंथियों से सीखने की चीज है। बोले पूरा इंटायर बॉलीवुड बोला कलकत्ता पे, इंटायर बॉलीवुड नहीं बोला था ना। अवार्ड वापसी गैंग किस मुद्दे पे बोली थी? देखिए, दनादन चुनाव आते ही अवार्ड वापसी होने लगता है, क्या क्या होने लगते हैं, अशेम्ड एज हिंदू होने लगता है। तो हमको सीखना चाहिए, हम आंख बंद कर लेते हैं सर। आप देखिए, दो चीजें हुई हैं जिससे हिंदुओं को बहुत सीखना चाहिए। पहली चीज, जो बंगाल में हुआ, सॉरी जो बांग्लादेश में हुआ, जिस प्रकार से पुलिस था, प्रशासन था, उसके सामने उस बच्चे के साथ जिस प्रकार का निर्मम व्यवहार हुआ, और भारत में इस देश की न्यायपालिका ने कन्हैया लाल के कातिलों को बेल दे दी। इससे क्या हम सीखे? कातिलों को नहीं, एक कातिल, एक हाँ रेकी करने वाले को। ठीक है, रेकी करने वाले को ही टोटल 8 लोग नामजद है। मैं कह रहा हूं कि उनमें से किसी नौ को नौ 9 उनमें से किसी को भी बेल देने लायक परिस्थितियां हैं नहीं, और आपके पास वीडियो एविडेंस भी है। तो भाई एनआईए कर रही है इन्वेस्टिगेशन, उसमें तो सरकार, राज्य सरकार थोड़ी ही कर रही है। अब देखिए सर, पहले तो राज्य सरकार ने ही जो प्राइमरी इनपुट हुआ होगा दिया होगा। सरकार होने का फायदा होता है, कांग्रेसी है तो आप उठा लेंगे, भाजपा ही है तो आपके पास 400 सीट भी हो जाए तो कुछ नहीं होना आपसे, वो अलग बात है। तो बात यहां पर ये दे कि आपको देखना पड़ेगा कहां आंख बंद करनी है, नजर बंद कर लेना है। मैं क्या, मुझसे लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं? मैं कितनी भी नाराजगी दिखा लूं किसी समय में बीजेपी से, मैं आरएसएस और बीजेपी को छोड़ करके मैं राजद को या कांग्रेस को वोट नहीं दे सकता। वो मेरी अपनी प्रॉब्लम है भाई, मैं वो नहीं दे सकता। वो बटन दबेगा तो आत्मा बाहर निकल के मुझे थप्पड़ मारेगी। मतलब क्या कर रहा है यार, तू किसको वोट देने जा रहा था? नाराजगी अपनी जगह है। तो वो स्थिति है सर। तो मैंने स्टैंड इन दिनों चेंज किया है। मैं एक दायरे में रह के क्रिटिसाइज तो करूंगा, लेकिन उससे अधिक इंपॉर्टेंट नहीं है। वो सुधीर चौधरी वाला मैंने देखा कि भाई इतना रोड का लागत है, इतनी वसूली होगी। ऐसे ही सिस्टम चलता है सर, ऐसे ही पूरी दुनिया सिस्टम चलाती है। वो भी व्यापार है। आप क्या चाहते हैं कि मतलब व्यापार करें, मैंने माल लगाया 2 लाख का और मुझे 2 लाख ही प्रॉफिट हो, उसके बाद मैं दुकान बंद करके चला जाऊं? ऐसा नहीं होता सर। ये सब बेवकूफियां हैं। ये अपने आप को बहुत ज्यादा करेक्ट दिखाने के चक्कर में ये सब ट्रैप में फंसते हैं। वो नहीं फंसना सर, वो करना ही नहीं सर। अब चलिए बात कर लेते हैं थोड़ी सी, ये उत्तर प्रदेश में योगी जी की कॉन्फिडेंस के पीछे क्या है? संघ। एक बयान को दूसरे बयान से कंक्लूड कीजिए, एक बयान को दूसरे बयान से लिंक कीजिए। मान लीजिए कोई एक पत्रकार है जो संजय दीक्षित सर के शो पे बहुत दिन तक रहता था, काम करता था। अब मान लीजिए वो कोई और चैनल खोल लेता है, वो संजय जी दीक्षित सर से कॉम्पीट करना चाहता है। तो क्या करेगा? सबसे पहले संजय दीक्षित सर के बारे में बोलेगा ठीक है, लेकिन ये पुराने ऐसे नहीं है, ये पुरानी चीजें उनके साथ हुई थी, मैंने देखा था, ये हुआ था, उनके राष्ट्रवाद पे मुझे संदेह। वहीं से शुरू करेगा, आवश्यकता वहीं से। तो हो सकता है कि मन में हो कि अब ये हो रहा है तो एक और की आवश्यकता है हमको। वैसे भी प्रशांत किशोर बोल चुके हैं कि संघ अब उसको ही आगे बढ़ाएगा जो मोदी जी से ज्यादा हार्डलाइनर होगा। अब वो, मैं बता दूं कि संघ की नजर में कम से कम अमित शाह नहीं है। तो ले दे के एक ही हार्डलाइनर तो अभी आसपास दिख रहे हैं। गडकरी जी तो है नहीं, वो तो बिल्कुल भी नहीं है, वो तो आधे लेफ्टिस्ट है, ऐसा लगता है उनकी भाषा से। बाय द वे वो टैक्स के क्राइम मास्टर गोगो हैं, वो अलग बात है, रोड टैक्स के मामले में।
तो क्राइम मास्टर गोगो भी बोलता था इतनी दूर से आया कुछ तो लूट के ले गया। वो बोलते हैं कि अच्छा इलेक्ट्रिक वाहन पे हमें ये अभी तक सब्सिडी दे रहे हैं, ये लो सब्सिडी बंद। ये पहले 20 किलोमीटर तक भी टोल नहीं लगता था, अब तो आजकल हमारे बिहार में लगने लगा, 18 किलोमीटर पे भी टोल लग रहा है। तो अलग बात है वो सब मजे। पर योगी जी को है बैकअप, और इसी वजह से योगी जी का एकदम इन दिनों ऑरा बढ़ा हुआ है। योगी जी किसी की नहीं सुन रहे हैं। बोले अब क्या, अब तो हम 2027 के बाद बताएंगे। यहाँ 270 पार हुए और वहां देखो फिर माहौल कैसे बदलता है। तो वो चल रहा है सर। वैसे बिहार में योगी जी का क्या प्रभाव है? बहुत अच्छा प्रभाव है सर। बिहार तो उनका सेकंड होम होना चाहिए। इस स्टेट में लोग देखना चाहते हैं वो बुलडोजर एक्शन, वो योगी मॉडल, क्योंकि बिहार के लोग परेशान हो गए हैं। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर सुधार करने के लिए एक होता है ना, रूल शुड बी फॉलो ऑन द एज ऑफ शॉर्ट। तो वो लाइन लेने वाला कोई नेता होना चाहिए। इट्स अनफॉर्चुनेट कि बीजेपी में कोई नहीं है। हाँ, वो तो दिख रहा है। और योगी जी ने जिस तरह से अखिलेश को एक दिन में 4 बार धोया, वो तो कमाल ही था। उनका फेवरेट है वो, खास करके जब उन्होंने बोला कि सबको धोखा दे, बाप को धोखा दे ही चुके, चाचा को साइड लगा ही चुके, ये लाल टोपी वालों से बच के रहना। वो ज्यादा मास्टर मुझे लगा, वो ज्यादा हिलेरियस था। तो नहीं, अभी योगी जी के लिए सबसे अच्छे पंचिंग बैग वो है, इसलिए क्योंकि वो जानते हैं कि कांग्रेस जितना भी दिखावा कर ले, कांग्रेस का यूपी में कुछ नहीं है। जो है कांग्रेस को मिला वो सब अखिलेश के बूते गलती से मिल गया, और बाकी हमारा ओवर कॉन्फिडेंस। मैं अभी भी कह रहा हूं यूपी विन वाज अ फ्लूक। वो हो गया नहीं, एक बार पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में इंडिया को हरा दी थी, वो हो जाता है कभी कभी, लेकिन वो यही है, वो रिपीट नहीं होना। और आप लोग देख लीजिएगा बाईपोल आ रहा है, वो वापस वैसे ही धमाके के साथ जीतेंगे। हाँ, लग तो रहा है। और वो बिल्कुल। एक्टिव भी है। उन्होंने बड़ी जो 2 टफेस्ट सीट है वो अपने लिए चुनी है, मिल्कीपुर और दूसरा कटहरी। ये देखिए दोनों बहुत डिफिकल्ट बहुत सीट्स हैं। बहुत डिफिकल्ट, मिल्कीपुर तो बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन जिस प्रकार से मिल्कीपुर में एक्टिव हुए हैं, अब एक पत्रकार ने पूछ लिया था मिल्कीपुर कैसे आप जीत सकते हैं, तो कहा कि जैसे रामपुर जीत गए थे। सटायर भी आजकल वो खूब दे रहे हैं, बोला मिल्कीपुर कैसे जीते, बोले जैसे रामपुर जीत गए। तो पूछे थे अच्छा ना है। कि भाई रामपुर नहीं, वो करहल में शायद था, करहल में या कुंदरकी में, नहीं नहीं, सीसामऊ में, सीसामऊ में। आप क्या कितने हैं? आप क्या कितने हैं? 40%। रामपुर में 60% थे। हाँ, रामपुर में 60%। सही बात है। नहीं, अभी क्या है कि योगी जी का कॉन्फिडेंस ही अलग लेवल पे अभी है, तो है सही, सही है, ठीक है। कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब कि संघ ने निर्णय कर लिया है कि साहब 2029 में योगी जी लीड करेंगे। अब सर मैं अनकन्फर्म्ड इस पे क्या बोलूं, मेरे पास उतना कंफर्मेशन नहीं है। संघ के बहुत सारे लोग हैं, खास करके युवा लोग, जो चाहते हैं योगी जी बने अभी से ही, क्योंकि इम्पेशेंट हो रहे हैं। वो अब संघ एक एक लेवल ऊपर एक्चुअली जा चुका है। वो चाहता है चीजें जल्दी जल्दी हो जाए, ताकि समेटा जा सके जितना कुछ फैला हुआ रहता है। तो लेकिन अब संघ ने अभी तक तो कंफर्म नहीं किया। अब बड़े नेता तो बिल्कुल इस पे बात करने से बचते हैं, तो हमें भी बचना चाहिए। हम नेता थोड़ी हैं, हम तो कार्यकर्ता हैं। नहीं, लेकिन उसका मैसेज देखिए सर, जयपुर डायलॉग्स का मैसेज बहुत दूर तक जाता है। तो मुझे लगता है कि हमें जो है अभी आवश्यकता है महाराष्ट्र को जीतने की, चाहे इंस्पाइट जितना कुछ हो, लेकिन महाराष्ट्र जीतना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अभी तात्कालिक रूप से हम राज्यसभा में ठीक पोज़ीशन पे हैं, महाराष्ट्र गया तो हम बहुत बुरे हालत में होंगे, इसलिए महाराष्ट्र जीतना ज़रूरी है। तो मैंने थोड़ा अपने आप पे बोला कि आलोचना तो अब होती ही वैसे रहती है। महाराष्ट्र में क्या आपको क्या लगता है, महायुति बचेगी कि जाएगी? अजीत पवार दादा रह जाएंगे या जाएंगे? अभी अभी सर अब देखिए कोल्हापुर में काम तो मिला है, पहले देखता हूँ कि वहाँ पे क्या है। वो कांग्रेस से आए हुए बीजेपी में आए, हिंदूवादी छवि बनाना चाहते हैं। तो मैंने बोला उसके लिए काम करना होता है, हिंदूवादियों के साथ खड़ा होना होता है, वो बनेगा इमेज। आप भी कुछ बाइट-वाइट दीजिए, क काम कीजिए, वो सब मैं उनको असिस्ट कर रहा हूँ। तो देखिए ऐसा है कि करेंगे सर, और मुझे लगता है कि वहाँ पे बीजेपी और महायुति रिटेन कर जाएगी सर। 1% ही सर अपने आप को रिकरेक्ट करना है, वो हो जाएगा।
हरियाणा डिफिकल्ट चीज था। हरियाणा तो मुश्किल लगता है, और हरियाणा जाते ही नहीं, वहां पे बच फिर तो से जाएगा। आप मेरी लाइन पे तो चल के देखो, आप बोलो सीधे किसान संगठनों से बात करो एकदम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि ये 6 पे देते थे ये लोग, जो किसानों के साथ बोल रहे हैं एमएसपी, हम 25 पे दे रहे हैं और ये हमें अक्यूज कर रहे हैं। देखो जी, आए किसान। ये वो लोग नहीं हैं जिनसे आप बात कर सकते हैं। एक्सपोज आपको वो समय था जब आपको हार्ड एक्शन लेना था, इनके ऊपर यूएपीए लगाना था, क्योंकि इन्होंने जो काम किया था वो टेरर से कम किसी भी हालत में नहीं था। लेकिन वो आपने पता नहीं क्या सोच के नहीं किया। भाई, आप जब विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया से डर गए तो उनसे तो आपको डरना ही था। हाँ, तो बात वो वही जो है। एक डर वाला जो माहौल इन्होंने अपने लिए क्रिएट किया था, वो अब इनको हॉन्ट कर रहा है। ट्रू। तो आइए फिर अब चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, अभिषेक जी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय श्री राम। जय श्री राम।